नमस्कार साथियों, एन स्टडी पॉइंट पे आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है। कल हम अपने लेक्चर 1 में इंडियन पॉलिटी का सिलेबस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम अपना सामान्य परिचय शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देखेंगे दोस्तों कि भारत और पाकिस्तान कब अलग हुआ था। आप सबको पता है 14 और 15 अगस्त को भारत के दो टुकड़े हो चुके थे। अब इसको हम दोस्तों ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लो ये कोई बस स्टैंड है, ठीक है, और यहाँ पर ये है बस नंबर 1 और ये है बस नंबर 2। बस नंबर 1 कहाँ जा रही है दोस्तों? दिल्ली। और बस नंबर 2 कहाँ जा रही है? हमारी इस्लामाबाद। अब जो यहाँ सवारी खड़ी है उनको किसी को दिल्ली जाना है और किसी को इस्लामाबाद जाना है। अब दिल्ली वाला बोलेगा कंडक्टर कि दिल्ली चलो दिल्ली चलो, तो हमारे कान क्या हो जाएंगे दोस्तों? एकदम से खड़े हो जाएंगे कि यार दिल्ली तो मुझे भी जाना है, चलो फिर इसमें जाकर बैठ जाते हैं। तो कुछ सवारी दिल्ली वाली बस में जाकर बैठ जाते हैं। तो फिर इस्लामाबाद वाला बोलता है कि इस्लामाबाद चलो, तो फिर कुछ सवारी क्या है दोस्तों, वो इस बस की तरफ जाने लगती है। तो फिर ड्राइवर क्या बोलता है? रुको जनाब, हमारी बस में तो सिर्फ वही सवारी बैठ सकती है जिसका एक पर्टिकुलर धर्म होगा। तो जनता पूछती है कि आपका धर्म कौन सा है? तो इस्लामाबाद वाले क्या बोलते हैं? इस बस में सिर्फ इस्लाम धर्म वाले ही बैठ सकते हैं, बाकी अगर कोई और धर्म वाला बैठा तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी। अब लोगों में क्या होगी? भगदड़ मच गई कि यार दिल्ली वाले से पूछते हैं कि वो क्या हमें अधिकार देगा। तो दिल्ली वाले के पास गई जनता ने पूछा, दिल्ली वालों आप हमें क्या अधिकार दोगे? तो दिल्ली वाले क्या बोलते हैं? हम आपको ऐसा अधिकार देंगे जहां आप पर समाज में कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। ऐसा अधिकार देंगे चाहे आप कोई भी धर्म अपनाएं, आपके पास आपके साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। चाहे आप कोई भी व्यवसाय करें, देश के किसी भी कोने में रहें, आपको वहां रहने से कोई नहीं रोक सकता। तो कुछ समझदार व्यक्ति थे, उन्होंने सोचा यार दिल्ली जाने में फायदा है, इस्लामाबाद जाने में कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों आप कौन सी बस में बैठना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इस बस स्टैंड का कुछ हिस्सा वह था जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे और इसमें क्या थे? कुछ अल्पसंख्यक दूसरे धर्म वाले थे। जो दूसरे धर्म वाले थे उनमें अब भगदड़ मच गई, यार हम तो इस्लामाबाद वाले हिस्से में आते हैं, अगर हम इसमें रहे तो हमारा क्या होगा? तो वो क्या है, आप सबको पता है कि 20 लाख शरणार्थी भारत विभाजन के दौरान भारत में प्रवेश कर गए थे। अब इसके बाद क्या होता है दोस्तों? दिल्ली वाले क्या बोलते हैं? भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसका शुरुआती कारक क्या था दोस्तों? हमारा धर्म। धर्म के आधार पर एक तरफ हिंदुस्तान और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लेकिन शुरुआती कारक ही नहीं था दोस्तों, आगे जाकर क्या होता है? आगे जाकर अंग्रेजों के द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाता है कैबिनेट मिशन के द्वारा। जो संविधान सभा की मांग भारतीयों के द्वारा बहुत सालों से की जा रही थी, अब उसकी मांगों की पूर्ति होने लगी। अंग्रेज बोलते हैं कि हम तुम्हारी मांगों की पूर्ति करेंगे, बताओ तुम्हारी मांगे क्या है? तो भारतवासी क्या कहते हैं दोस्तों कि हम ऐसा देश चाहते हैं जिसमें हम जनता को क्या करें? जिसमें हम जनता को कुछ निश्चित व्यवस्थाएं दे सकें। तो अंग्रेज बोलते हैं निश्चित व्यवस्थाओं से मतलब क्या समझे हम? बोले हम ऐसा देश बनाना चाहते हैं जिसमें नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हो। अंग्रेजों का दिमाग चकरा गया, ये मूल अधिकार क्या होते हैं? तो भारतवासी बोले ऐसे अधिकार जो हम हर एक नागरिक को दे सकते हैं। हम ऐसे देश का निर्माण करना चाहते हैं जहां पर जाति, लिंग, धर्म, भेद आदि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। फिर अंग्रेज बोलते हैं अच्छा चलो मान लिया तुमने अधिकार दे दिए, अब मान लो अगर किसी ने बात ही नहीं मानी तो फिर क्या करोगे?
फिर भारतवासी क्या कहते हैं, अरे जनाब दुकान में बिकने वाला चाय पानी थोड़ी जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अगर खत्म हम होने नहीं देंगे, इसके लिए हम क्या बनाएंगे, कानूनों का निर्माण करेंगे। किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, हम कानूनों का निर्माण करेंगे। तो अंग्रेज बोलते हैं अच्छा तुम अधिकार भी दोगे और उसकी पालना करवाने के लिए तुम कानूनों का निर्माण करोगे, ओके। फिर अंग्रेज बोलते हैं ठीक है तूने कानून भी बना लिया, अब इसको लागू कौन करेगा, तुम्हारी बातें मानेगा कौन। अगर किसी ने इस आधार पर तुम्हारे साथ भेदभाव कर दिया कि आप नीची जाति के हो, आप मेरी दुकान में नहीं आ सकते, या फिर आप महिला हो, आप मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, तो आप कहाँ जाओगे। तो उन्होंने कहा कि हम कानून की पालना करवाने के लिए क्या है, पुलिस का निर्माण करेंगे। अच्छा, फिर भारतीय जनता क्या कहती, अच्छा तुम संविधान सभा के द्वारा पुलिस का भी निर्माण करोगे, इसका मतलब तुम अंग्रेजी हो। तो फिर कहते हैं संविधान सभा के निर्माता, अरे जनाब हम अंग्रेजी शासन नहीं बनाएंगे, हम क्या करेंगे, कानून की पालना करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारे मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो हम सीधा कहाँ जा सकते हैं दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है हमारी न्यायपालिका, जो हमारे मूल अधिकारों का अतिक्रमण होने के बाद क्या करती है दोस्तों, हमारा न्याय करती है। चलो ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं कि न्यायपालिका न्याय करेगी। अब मुझे ये बताओ सर, जो ये आप बातें बोले हो क्या आप हमें लिखित रूप में दोगे, आपने जो ये बातें बोली हैं ये सभी क्या आप हमें लिखित रूप में दोगे। अरे जनाब बिल्कुल बाइंडेड करवा के देंगे। मतलब बाइंडेड क्या होता है सर, अब आप सोचोगे ब्रिटेन का संविधान क्या है दोस्तों, अलिखित है, और भारतीय संविधान क्या है, लिखित। अब लिखित और अलिखित संविधान मतलब दो प्रकार का संविधान हुआ हमारा। अब लिखित और अलिखित में फर्क क्या होता है, अगर ये देखो मैंने पिन करवा रखी है 1 2 3 4 लिखित सब हैं, लेकिन ये क्या है, हम लिखित संविधान इनको नहीं मानेंगे जब तक ये बाइंडेड नहीं हो जाते ना दोस्तों, हम इसको क्या है, लिखित संविधान नहीं मानते। अच्छा, हमें तो आज ही पता चला, इसका मतलब ये हुआ ब्रिटेन वाले आज तक ऐसे ही संविधान चलाते आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, ब्रिटेन वालों का क्या है, अलिखित संविधान है, और हमने बाइंडेड करवा रखा है। तो हमारा संविधान कैसा हुआ दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है हमारा। चलो ठीक है, अब क्या सर आप हमको ये लिखवाओगे, कितना समय लगेगा दोस्तों, हमारा संविधान बनने में टोटल समय कितना लगा, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओ, इतना समय लोगे लिखने में, ओके सर। अब ये बताओ, फिर तो हम ये कह सकते हैं ना सर कि भारतीय संविधान कट कॉपी पेस्ट है। अच्छा, ये कैसे कह सकते हो, मुझे एक बात बताओ, तुम्हें अपनी मम्मी के हाथ का खाना और बाहर के हाथ के खाने में क्या फर्क दिखता है, तुम माँ का हाथ का खाना पसंद करते हो या फिर बाहर का। अरे सर, माँ के हाथ में तो स्वाद है। अच्छा, यही तो पूछ रहा हूँ, क्या स्वाद है, मसालों का स्वाद है। मम्मी को ये पता है कि हमें कितने मसाले सूट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार भारतीय संविधान सभा के द्वारा दुनिया के सबसे अच्छे कानून एक टेबल पर रखे गए, और क्या है वो स्वाद अनुसार भारतीय संविधान में डाले गए कि ये संविधान में कानून होना चाहिए या नहीं, ठीक है। 389 सदस्य चुने गए थे दोस्तों, 10 लाख सदस्यों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था, ठीक है। 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। अब जैसे वोटिंग होती थी उनके बीच में, जैसे किसी को ये कहना है कि भाई छुआछूत का अधिकार होना चाहिए सभी को, कि छुआछूत से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए, तो सर बोलते हैं यस सर होना चाहिए। एक जना बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर क्या कहते हैं हम कि वोटिंग करवाओ, अगर बहुमत में आ गई हमारी वोट तो वह कानून बना दिया जाएगा। तो हम इस तरह हमने ये जान लिया कि संविधान 2 प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। तो दोस्तों हमें यहीं से सीख लेना चाहिए कि भारतीयों ने एक ऐसी पुस्तक बनाई जिसमें क्या है, नियम थे और कानून थे। भारतीयों के द्वारा
नियमों और कानूनों की एक ऐसी पुस्तक बनाई गई जो लिखित रूप में तो थी दोस्तों, साथ में वो बाइंडेड भी थी। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? संविधान। अब संविधान की डेफिनेशन तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, राज व्यवस्था क्या होती है? राज व्यवस्था क्या होती है? पहले मैं आपको इसकी परिभाषा बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी। दोस्तों, राज व्यवस्था वह होती है संविधान को अच्छी तरह चलाने के लिए सरकार के द्वारा जो विधान या व्यवस्था की जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? राज व्यवस्था बोलते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, एक केस सुना होगा आपने, सबरीमाला केस। कौन सा केस? सबरीमाला केस। इस केस में क्या हुआ था दोस्तों? इसमें महिलाओं के मंदिर में प्रवेश करने पर वर्जित कर दिया गया था। अब महिला भी बेचारी परेशान हो गई। एक तरफ मंदिर वाले उसको अंदर नहीं जाने दे रहे, और महिला किसके पास जाती है फिर? पुलिस के पास। वह बोलती, सर आपने भारतीय संविधान में मुझे लिंग के आधार पर भेदभाव करने से मुक्ति दिलाई थी, लेकिन मुझे तो यहाँ पर धर्म या फिर लिंग के आधार पर मुझे अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। तो यहाँ पर दो कन्फ्लिक्ट हो गए दोस्तों, एक तो धार्मिक स्वतंत्रता और एक महिलाओं से संबंधित। महिला की आवाज सुनकर पुलिस वाला मंदिर के पास चला जाता है और मंदिर के बाहर बोलता है कि पुलिस आई है, दरवाजा खोलो। लेकिन जो मंदिर के अंदर पुजारी था वो बोलता है कि मेरा धर्म है जनाब, आप भी संविधान जाके पढ़ लीजिए, आपने ही मुझे धार्मिक स्वतंत्रता दी है, मैं अपने धर्म का प्रचार कर सकता हूँ, प्रसार कर सकता हूँ, आप कौन होते हैं मुझे रोकने वाले? फिर पुलिस भी चकरा जाता है, यार ये इसने तो मैं ही उलझा के रख दिया। तो ये केस किसके पास जाता है दोस्तों? फिर सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है तो महिला बोलती है, जनाब आपने संविधान में हमें अधिकार दिया है। तो दूसरी तरफ मंदिर वाला भी बोलता है कि आपने हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी है, तो आप किस बेस पे कह सकते हैं कि मैंने इस महिला के साथ अत्याचार किया है? तो सुप्रीम कोर्ट भी क्या है दोस्तों, ऐसे मामलों के ऊपर क्या देती है? अपना फैसला सुनाती है। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने जब संविधान में दोनों प्रकार के अधिकार लिखे गए हैं, लेकिन फैसला सुनाना मुश्किल हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट किसके पास जाती है दोस्तों? संसद के पास। अब सुप्रीम कोर्ट संसद को कहती है, दोस्तों संसद वालों, तुम्हारे संविधान निर्माता यानी कि तुम्हारे पूर्वज कानून बनाकर चले गए, संविधान बनाकर चले गए, अब तुम क्या कर रहे हो बैठ के? तो संसद बोलती है, हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है, जनाब संविधान की रक्षा तो मैं कर रहा हूँ। तो संसद बोलती है, जनाब आप चाहते क्या हो? तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है कि तुम एक्ट बनाओ, ये मामला जो फंसा है ना, इसको सुधारने के लिए तुम क्या बनाओ? एक्ट बनाओ। तो संसद बोलती, क्या हम एक्ट बना सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट कहती है, क्या तुम हनुमान हो? तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का तुम्हारी शक्तियों की पावर तुम्हें या फिर शक्ति तुम्हें बतानी पड़ेगी कि तुम्हारी शक्ति क्या है। अरे संसद वालों, तुम विधायिका के रूप में काम करते हो। संसद वाले बोलते हैं, अच्छा क्या हम कानून बना सकते हैं? बोला, लो अब फिर ये सवाल करते हो, तुम कानून अच्छे से बना सकते हो जिसको तुम एक्ट बोलते हो? तो संसद वाले बोलते हैं, अच्छा फिर हम क्या करें ये बताओ। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहते हैं, तुम अधिनियम बनाओ, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम। इस तरह क्या है, तुम एक्ट बनाओ ताकि इस तरह के फैसले मैं ले सकूं। मुझे जो बातें दोनों संविधान में लिखी गई हैं, सुप्रीम कोर्ट उस पर फैसला देने में क्या हो जाती है दोस्तों, अचरज में पड़ जाती है। इसलिए क्या है, वो संसद के पास जाती है, क्योंकि संसद ही हमारी विधायिका के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अब इन्होंने कानून तो बना दिया, अब वो पूछे, जनता हमसे सवाल कर रही है, एक बात बताओ, मैं किसी दुकान पर गया, उसने मुझे इस
बेस पर निकाल दिया कि अरे तू नीची जाति का, तू मेरी दुकान पे नहीं आ सकता। मैं इस छोटी सी बात के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा क्या सर? आप पागल हो गए हो। तो फिर वो क्या बोलती हैं, आपने कानून तो बनवा लिया ये, अब इसको लागू कौन करेगा? अगर किसी ने माना ही नहीं तो क्या मैं उसको हाथ में किताब लेके घूमूंगा कि तुम मानो इस कानून को, इस संविधान में लिखा दे? तो क्या बोलती है सुप्रीम कोर्ट, हमने क्या बनाई है, कानून लागू करवाने के लिए कार्यपालिका का भी निर्माण किया है। ठीक है, और कार्यपालिका हमारी कितने टाइप्स की होती है दोस्तों? 2 टाइप्स। एक होती है स्थायी कार्यपालिका और दूसरी होती है हमारी अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका में आ जाते हैं हमारे पीएम, सीएम, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, और हमारे अस्थायी में कौन आ जाते हैं, जो हमारे निर्वाचित सदस्य होते हैं। ये कार्यपालिका क्या करती है दोस्तों? विधायिका तो कानून बनाएगी और लागू कौन करवाएगी फिर उनको? कार्यपालिका। उसके बाद न्याय कौन करेगी? हमारी न्यायपालिका, यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट। इस तरह दोस्तों हमने देखा कि आज की कक्षा में हमने संविधान की परिभाषा समझी। संविधान कितने प्रकार का होता है, लिखित और अलिखित। उसके बाद हमने समझा कि राज व्यवस्था क्या होती है, जो हमने समझा ना कि संसद ने एक्ट बनाया कि क्या है, ये संविधान को संचालित रूप से चलाने के लिए सरकार के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसको क्या बोलते हैं हम? राज व्यवस्था। तो इस प्रकार हमने राज व्यवस्था को भी अच्छी तरह समझ लिया, और साथ ही हमने सरकार के तीनों अंग पढ़ लिए, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आगे की क्लास में हम समझेंगे राज्य क्या होता है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूलें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में उसको डाल दें, मैं आने वाली वीडियो में आपका उसको आंसर दे दूंगी। धन्यवाद।